नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 29 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये देखिए हेडलाइन क्या दिया हुआ है। हेडलाइन है आज का इकोनॉमी से संबंधित है कि कोर सेक्टर आउटपुट जो है उसमें वृद्धि हुई है, 6.7% का ग्रोथ देखा गया है। तो कोर सेक्टर क्या होता है, किस प्रकार से इकोनॉमी में अपनी भूमिका अदा करता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। उसके अलावा हेडलाइन कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, तो हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाला गया था कि उनको सीएम के पद से हटा दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल चीज़ों में कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, न्यायपालिका इससे दूर ही रहे तो ही अच्छा है। मुख्य जो हेडलाइन है उसमें ये भी बताया गया है कि जो कोल सेक्टर है वो डबल डिजिट में बढ़ रहा है और भी जो बाकी सेक्टर है उसमें भी ग्रोथ देखा गया है। आपको क्या इन सेक्टर के ग्रोथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए डेटा सहित? नहीं होनी चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई कोर सेक्टर जो होता है ये क्या होता है और इस इकोनॉमी में इसका योगदान क्या है। उसके पश्चात से आपको ये पता होना चाहिए कि कोर सेक्टर जो है इसमें प्रेफरेंस क्या है, किस प्रकार से इसमें प्रायोरिटी है। सबसे पहले स्थान पर कौन सा सेक्टर आता है, कौन सा उत्पाद आता है, दूसरे पर कौन सा आता है और 8 जो कोर सेक्टर है तो 8वें स्थान पर कौन से आते हैं। इसको ज़रूर ध्यान में रखना है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, कितने माह पर जारी किया जाता है। ये कुछ डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कोर सेक्टर क्या है। उसके पश्चात एक छोटा सा आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे और भी काफ़ी सारे न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। कोर सेक्टर जो होते हैं इसमें 8 मुख्य रूप से क्षेत्र शामिल होते हैं। कोर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को आधार प्रदान करते हैं। ये सब के सब जो उद्योग हैं इन्हीं से इकोनॉमी कोई भी चलती है। जैसे रिफाइनरी उत्पाद हो गया, बिजली हो गया, स्टील हो गया, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस, सीमेंट व उर्वरक। इनमें से आप किसी भी एक प्रोडक्ट को हटा दीजिए, आपको दिखेगा कोई एक सेक्टर है इकोनॉमी का जो पूरी धराशायी हो जाएगा। जैसे बिजली आप हटा दीजिए, बिजली का प्रोडक्शन अगर देश में कम हो जाए या वो प्रभावित हो तो पूरे देश की इकोनॉमी सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था सब कुछ प्रभावित हो जाती है। कोयला को ही ले लीजिए, कच्चा तेल, सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्या है कि इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में शामिल मदों के भार का 40.27% शामिल होता है और इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक जारी किया जाता है। इसमें देश के उद्योग धंधों का एक सूचकांक है। इसमें 40% हिस्सा कौन सा है? तो कोर सेक्टर का ही आता है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक आईआईपी एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापा जाता है आईआईपी के थ्रू में। और ये जो मैंने आपको प्रेफरेंस बताया है, ये जो मैंने आपको बताया है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सा सबसे कम है, इसको इसी क्रम में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इस क्रम में कभी कभार परिवर्तन भी देखे जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ये स्थिर रहता है। सबसे ज़्यादा भारांश किसका है? तो रिफाइनरी उत्पाद का। और सबसे कम में कौन है? तो उर्वरक और सीमेंट सबसे कम में आते हैं। प्राकृतिक गैस नीचे से तीसरे स्थान पर आता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, कई बार ये क्रम में ही पूछ लिया जाता है आपसे पीटी में अगर कठिन सवाल बनाना होगा तो। आईआईपी या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन व सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित व प्रकाशित किया जाता है। यह एक समग्र संकेतक है जो निम्न वर्गीकृत उद्योग समूहों को की विकास दर को मापता है। किन किन समूहों की विकास दर को मापता है ये? तो व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण, बिजली, उपयोग आधारित क्षेत्र अर्थात मूल्य वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, इन सभी के उतार चढ़ाव को आईआईपी के थ्रू मापा जाता है। आईआईपी को किस आधार पर, किस बेसिस पर, बेस ईयर क्या है उसका? तो 2011-12 इसका बेस ईयर रखा गया। आईआईपी का महत्व क्या होता है? इसका उपयोग नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों के द्वारा आईआईपी का उपयोग किया जाता है। तो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अभी उनमें राइज देखा गया है और अच्छा खासा वृद्धि कर रहे। कोर सेक्टर वृद्धि का मतलब होता है इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में है, सीधी सी बात है। कोयला और जो कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं वो डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहे हैं। हमें वो डिजिट नहीं ध्यान में रखना, हमें बस ये ध्यान में रखना है कि कोर इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ कर रहा है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है कि भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी और सबसे प्रमुख प्राइवेट स्पेस कंपनी में से एक स्काई रूट एरोस्पेस, क्या नाम है इसका? स्काई रूट एरोस्पेस नाम है। इसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया किसको? स्टेज 2 के विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल है इसका लॉन्च व्हीकल। जैसे इसरो का कौन सा है? PSLV है,
GSLV है, ये सब लॉन्च व्हीकल हैं। उसी प्रकार से स्काई रूट एरोस्पेस का एक लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल। इसका जो स्टेज 2 है उसका टेस्ट फायर सक्सेसफुली किया गया है। किसके द्वारा? तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में जो इसरो का फैसिलिटी है जहाँ पर इन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, वहीं पर इसको टेस्ट किया गया है। और ये एक साधारण सा कदम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत में प्राइवेट सेक्टर जो है स्पेस में, उनके लिए भी कहीं ना कहीं राह जो है वो खुलती जा रही है। जिस प्रकार से अमेरिका में आप स्पेस एक्स देखते हैं या और भी जो कंपनी है, अमेजन के मालिक जो है उनका भी एक स्पेस का कंपनी है, और यूरोप में भी कुछ प्राइवेट कंपनियां स्थापित हुई हैं, उसी प्रकार से भारत में भी स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनी आएंगी। इससे क्या होगा? जो साधारण सैटेलाइट का परीक्षण वगैरह होता है, सैटेलाइट जो भेजा जाता है, वो काम ये एरोस्पेस की कंपनियां कर लेंगी। तो इसरो किस चीज़ पर अपना काम कर पाएगा? तो एरोस्पेस के क्षेत्र में, वो जो स्पेस के क्षेत्र में क्या कर सकेगा? तो रिसर्च कंडक्ट करवा सकेगा, नए जीवन की तलाश से संबंधित या पृथ्वी पर आने वाले संकट से संबंधित या कोई और अंतर्ग्रहीय या अंतर सोलर प्लैनेटरी के सिस्टम के बाहर के जो ग्रह हैं उनकी यात्रा के लिए हम आने वाले दिनों में रिसर्च कंडक्ट करवा सकेंगे। इससे ये क्यों संभव हो पाएगा? क्योंकि हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जो सैटेलाइट वगैरह भेजने का काम है वो सब संभाल लेंगी वो। तो ये एक बहुत ही शानदार सा कदम माना जा रहा है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। इस टेस्ट फायर में जिस रॉकेट के मोटर का यूज किया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कलाम 250। तो आपसे यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कलाम 250 हाल ही में चर्चा में आई क्या है? तो ये कंपोजिट रॉकेट मोटर है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि रॉकेट मोटर है कलाम 250। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन जो है इसने एक कानून बनाया, एक या 2-3 कानून बनाए हैं, जिसमें एक तो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट करके था, ठीक है, पहला। उसके पश्चात इसने एक बनाया DMA। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केट एक्ट। क्या बोलते हैं? डिजिटल बाजार एक्ट। अब सुनिए, AI को लेकर जो विस्तृत कानून दुनिया में किसी ने बनाया है उसमें सबसे प्रमुख स्थान पर कौन है? तो यूरोपियन यूनियन है। अब ये सब चीज़ें ये क्यों कर रहा है? अब इसमें क्या बोला गया इस न्यूज़ में कि जो टेक जाइंट जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक जाइंट का मतलब क्या होता है? उनको कहा जाता है गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है बंधुओं? तो अल्फ़ाबेट। फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो मेटा। टिकटॉक भारत भले ही बैन है, बाकी दुनिया में आज भी चल रहा है और बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं इससे। इसका पेरेंट कंपनी का नाम है डेंसिंग करके, पता नहीं क्या है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनका कहीं ना कहीं मोनोपोली है। मोनोपोली का तात्पर्य ये होता है कि जैसे मोनोपोली का तात्पर्य आप क्या किससे समझ सकते हैं? अगर आपके समक्ष एग्जाम्पल दूँ, एक गांव में कोई दूध बेचने वाला है, पूरे गांव में एक ही दूध बेचने वाला है, तो उसकी उस गांव में क्या होगी? मोनोपोली होगी। क्यों होगी मोनोपोली? उसकी मर्जी, वो जितने दाम पर बेचे आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, मोनोपोली है इनकी। तो यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है कि DMA के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा बंधुओं? DMA के द्वारा, डिजिटल मार्केट एक्ट के द्वारा इन कंपनियों की जांच कर रहा है। बहुत ही सुंदर सा ये काम कर रहा है DMA। क्यों कर रहा है सुंदर सा काम भाई? इन कंपनियों पर लगाम लगाना जरूरी था, जरूरी है, भारत में भी है, बाकी दुनिया भर में भी है, क्योंकि इन कंपनियों के पास में इतना पैसा, इतना संसाधन है, इतना सारा डेटा है कि छोटे मोटे देश की GDP से ज़्यादा इनके पास में संसाधन है गुरु। तब DMA एक्ट के थ्रू EU ने क्या किया? इन पर जांच वगैरह शुरू किया है कि जैसे अमेजॉन है। अब जांच किस चीज़ का हो रहा है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन कंपनी किस प्रोडक्ट को ऊपर दिखा रहा है, किस प्रोडक्ट को नीचे दिखा रहा है, ये कौन सा एल्गोरिदम तय करता है? क्या ये एल्गोरिदम किसी प्रकार से बाइस्ड है? कि अगर है बाइस्ड तो उसका क्या उपचार होना चाहिए? जैसे एप्पल पर कुछ दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन ने भारी जुर्माना लगाया कि आप थर्ड पार्टी ऐप को क्यों नहीं अलाउ करते हैं। क्यों ज़रूरी है कि एप्पल के यूज़र केवल एप्पल के ही प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें? गूगल के यूज़र केवल गूगल के ही प्ले स्टोर से क्यों ऐप को डाउनलोड करें? कोई और अब जगह हो सकता है ऐप डाउनलोड करने का, आप उसको अलाउ क्यों नहीं करते हैं? ज़रा बातों को समझिएगा मेरी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको घेर घार कर सारा कुछ एक ही कंपनी का उपयोग करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो भी आप फेसबुक का ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर यूज़ करेंगे तो भी फेसबुक का ही है, फेसबुक यूज़ करेंगे तो भी फेसबुक का ही है। ये सब कुछ देखिए, तो मोनोपोली हुआ नहीं? ये क्यों हुआ मोनोपोली? अब आपने व्हाट्सएप पर शूज़ के बारे में किसी से बात की, ध्यान से सुनिएगा,
अब उस सूझ का प्रचार आपको इंस्टाग्राम पर दिखने लग गया, जो किसका है? व्हाट्सएप आपने फेसबुक का यूज़ किया, इंस्टाग्राम आपने फेसबुक का यूज़ किया। तो क्या दिख रहा है कि आपके डेटा का उपयोग करके उसने पैसा बना लिया यहाँ। तो ये मोनोपोली को दर्शाता है। इसी प्रकार से गूगल का भी मोनोपोली है, इसी प्रकार से सभी कंपनियों के मोनोपोली है, जिसको लेकर DMA डेटा डिजिटल मार्केट एक्ट ये बनाया गया किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, इनको यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला है? गेट कीपर्स बोला है। गेट कीपर यानी कि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अल्फ़ाबेट यानी कि कौन सा हो गया गुरु? तो ये हो गया आपका गूगल, अमेजॉन, एप्पल, टिकटॉक पेरेंट कंपनी बाइट डांस, टिकटॉक के पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? बाइट डांस, एंड माइक्रोसॉफ्ट वे आर डिजिग्नेटेड एज द गेट कीपर इन सितंबर 2023। यूरोपियन यूनियन ने इनको गेट कीपर्स के तौर पर सितंबर 2023 में लिस्टेड किया था कि ये जो बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, इन पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं बाजार को मैनिपुलेट भी करती हैं और मोनोपोली को कायम रखने की भी कोशिश करती हैं। ओके, तो ये जो गेट कीपर के ऐप हैं, अब इनको जवाब देना पड़ेगा, जांच पड़ताल की जा रही है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने एप्पल को ये फोर्स किया था कि आप अपने चार्जर और अपने उत्पाद जो बनाते हैं वो बाकी फ़ोन से अलग क्यों बनाते हैं, मतलब चार्जर वगैरह। इससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी क्रिएट होता है। अब कोई एप्पल का फ़ोन लेगा तो उसको अलग से चार्जर वगैरह लेना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर भी एप्पल पर कार्रवाई की गई थी। फिर एप्पल ने माना भी था कि आने वाले समय में अपने चार्जर का डिज़ाइन बाकी फ़ोन के जैसा ही करने जा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन इस एक्ट के थ्रू या बाकी एक्ट के थ्रू इन कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। यूरोपियन यूनियन का और भी कुछ एक्ट हैं, उसको जरा सा देख लेते इंट्रो केवल, उसके पश्चात हम लोग अगले न्यूज़ पर चलेंगे। बाकी इस आर्टिकल में आपके लिए कोई खास चीज़ नहीं है, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। ओके, देखिए डिजिटल स्पेस में नियमन से संबंधित यूरोपियन यूनियन के कुछ एक्ट हैं जिससे भारत को भी सीखना चाहिए। भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अभी भी कोई बड़ा एक्ट नहीं बनाया गया है। अभी मैं दिखाऊंगा भारत की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट आया है सिस्को का, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR ये किसके द्वारा बनाया गया था? 2008 के मई में इसको लागू किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और 2020 यूपीएससी या 2019 यूपीएससी पीटी में ये पूछा गया कि ये एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया है? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया है? ये यूपीएससी पीटी का सवाल है, ये यूपीएससी पीटी का सवाल है। उसके अलावा DSA और DMA भी बनाया गया है। DSA क्या है और DMA क्या है? डिजिटल सेवा अधिनियम, यह नफरती भाषण, नकली सामानों के क्रय विक्रय को विनियमित करने पर केंद्रित है। DSA डिजिटल सर्विस एक्ट। उसके बाद से DMA ये किस पर आधारित है? तो ये डिजिटल मार्केट एक्ट है। डिजिटल मार्केट में मोनोपोली को तोड़ना, सभी के लिए समान रूप से मार्केट के संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए DMA बनाया गया था। यह प्रमुख सुरक्षाकर्ता प्लेटफॉर्मों की पहचान करने, गैर प्रतिस्पर्धी प्रथाओं व प्रभुत्व के दुरुपयोग जैसे समाधानों से संबंधित है। गैर प्रतिस्पर्धी प्रथा का मतलब होता है कंपटीशन को समाप्त करना या कंपटीशन को केवल अपने पक्ष में रखना। इन सभी प्रथाओं को कमजोर करने की कोशिश करता है कौन सा एक्ट? तो DMA एक्ट। क्या भारत को इस तरह के एक्ट बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी है, हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों की सुरक्षा से संबंधित, डिजिटल मार्केट प्लेस में लोगों की सुरक्षा, कंपनी की सुरक्षा से संबंधित एक्ट आज भी नहीं है। कुछ दिन पहले ही गूगल ने कुछ भारतीय ऐप को ऐप स्टोर से हटा दिया था क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया था। किस बात का इतना पेमेंट लिया जाता है उनसे बताइए मुझे, इतना पेमेंट क्या लेना चाहिए? ऐप अगर आप बनाते हैं, ऐप के थ्रू कोई कोर्स बेचा जाता है तो उसका 18 से 20% तक करीब में गूगल के पास चला जाता है, कहीं कहीं तो 30% भी गूगल के पास चला जाता है। इस कारण से भारतीय लोगों को उत्पाद कई बार महंगे मिलते हैं। ये क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं मोनोपोली है। वहीं पर एक कोई और कंपनियां भी रहती, मान लीजिए कोई ए नाम की कंपनी रहती जो अपने ऐप स्टोर के थ्रू में आपको ऐप देने और सर्विस देने का काम करती, तो हो सकता था गूगल का रेट कम होता। कंपटीशन से तो रेट का पहले बढ़ता ही है, कहीं पर कंपटीशन ज़्यादा है। जियो आने के बाद सारे 4G के प्राइस क्यों कम हो गए थे? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आ गया था। तो क्या दिखाता है कि मोनोपोली होने से लोगों का नुकसान होता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए। अगला न्यूज़ है कि भारत सरकार जो है वो AFSPA
इसको एक्सटेंड करने जा रही है फिर से कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ पार्ट में, कुछ हिस्सों में इसको फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। और जो 21 पुलिस स्टेशन के एरिया है वो नागालैंड के प्रदेशों में है, और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में अप्सपा को फिर से लगाया जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से, या एक न्यूज़ में मैंने देखा था, गृह मंत्रालय की तरफ से अभी पुष्टिकरण नहीं आया इस चीज़ का, लेकिन एक न्यूज़ में देखा था कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से अप्सपा को हटाया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। लेकिन फिलहाल जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अप्सपा को एक्सटेंड किया गया है। अप्सपा क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने 8 के NCERT से एक सवाल दिया था, जिससे मैंने पूछा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संविधान क्यों जरूरी है। ये 8 के NCERT का पहला या दूसरे चैप्टर का सवाल है। वहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि 8 के NCERT से सवाल क्या पूछा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संविधान क्यों आवश्यक है। इसका जवाब 1 या 2 लोगों ने शायद सही लिखा था, क्योंकि NCERT नहीं पढ़ते हैं लोग। NCERT में इसका जवाब दिया हुआ है, अलग अलग कारण दिए हुए। उसमें से एक कारण ये भी था कि हम संविधान का उपयोग इसलिए भी करते हैं कि हम अपने जो नकारात्मक डिजायर हैं उससे हम अपनी रक्षा कर सकें। खुद के विचारधारा से खुद की रक्षा के लिए भी संविधान का उपयोग किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सठिया गया हूँ? नहीं। अब सुनिए क्या, जैसे मान लीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से किसी देश के नागरिक जो हैं वो ऊब जाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनका विश्वास उठ जाए, उस देश के नागरिक सोचें कि इस देश में सैन्य कानून लागू कर देना चाहिए, जैसे ASPA, अप्सपा जैसे एक्ट जो होते हैं, या सैन्य तानाशाही प्रवृत्ति के शासन को लागू कर देना चाहिए। आपने भी बचपन में कभी न कभी बोला होगा कि सेना के हाथों में शासन दे दो, फिर देखो कैसे सब लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये इस विकृत सोच को दर्शाता है, जिसमें तुरंत के लिए हो सकता है कि तुरंत में कुछ दिनों के लिए ये शासन व्यवस्था आपको सही लगे, सब कुछ सही मिले और शासन व्यवस्था आपको डिसिप्लिन में दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपके ही मूल अधिकारों का हनन होगा। बोलने, घूमने, फिरने, बसने, इन चीज़ों की आज़ादी भी छीन जाएगी। अप्सपा के तहत तो गोली मारने का भी अधिकार होता है कई बार। तो ये क्या दिखाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अप्सपा जैसे जो कानून होते हैं, ये लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए भी कई बार ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अप्सपा नहीं लगाया जाएगा तो इंटरनेट सिक्योरिटी हो जाएगा, वहाँ के लोगों के जीवन का जो है उस पर संकट हो जाएगा। और अगर अप्सपा को 100% लगा दिया जाता है पूरे देश भर में, तो लोगों के मूल अधिकार का भी हनन होता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के इंतजाम इसलिए किए जाते हैं ताकि देश के बाकी भाग में और इस देश के कुछ हिस्सों में भी जो क्या है, जो किसी भी कारण से परेशान होते हैं, उसमें आतंकवाद का मुद्दा हो सकता है, उसमें लोकल विद्रोह हो सकते हैं, या और कोई कारण हो सकता है, वहाँ पर अप्सपा जैसे कानून लगाए जाते हैं। अप्सपा को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या होता है अप्सपा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए बनाए गए ब्रिटिश काल के कानून का पुनर्गठन अप्सपा 1947 में 4 अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनाया गया था ये, और इसको बाद में कंटिन्यू किया गया। अध्यादेश को वर्ष 1948 में एक अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। पूर्वोत्तर भारत में प्रभावी वर्तमान कानून को 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री GB पंत गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा संसद में पेश किया गया था। इसे शुरू में सशस्त्र विद्रोह असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाता था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि इसके रूप में जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के पश्चात अधिनियम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लिए अनुकूलित किया गया था। अप्सपा सशस्त्र बलों को आसान क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को मारने तथा बिना वारंट के किसी परिवार की परिसर की तलाशी लेने, अभियोजन तथा कानूनी मुकदमा से सुरक्षा के लिए निरंकुश अधिकार देता है। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि ये कहीं न कहीं मूल अधिकारों को सीमित करता है। ध्यान से सुनिएगा। नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए यह कानून पहली बार 1958 में लागू हुआ था। अधिनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया। किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई थी। त्रिपुरा ने वर्ष 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया। मेघालय 27 वर्षों के लिए अप्सपा का अधीन था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल 2018 से MHA द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया। 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है और उससे पहले की भी गवर्नमेंट ने भी, जहाँ पर भी इस कानून का जो लगता है कि अप्रासंगिक नहीं रहा, अब ये क्षेत्र शांत हो गया है। पुलिस स्टेशन के हिसाब से शांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पुलिस स्टेशन है, उसका एरिया अशांत है, तो वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन के एरिया को अप्सपा के तहत में ला दिया जाएगा। और अगर वो एरिया शांत हो जाता है, वहाँ पर विद्रोह समाप्त हो जाते हैं, तो उसको फिर अप्सपा से हटा दिया जाता है। वर्तमान में अप्सपा असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। मानवाधिकारों का उल्लंघन का इस पर कई बार आलोचना किया जाता है, वही आरोप लगता है कि गोली मारने का भी अधिकार दिया गया है। ये कहीं से भी सही
नहीं होता है। यह सैनिकों को बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने, गिरफ्तारी के कार्यकारी शक्तियां भी देता है। अगर आपने हैदर मूवी देखा होगा तो उसमें लोगों की तलाशी लेते रहते हैं आर्मी के मैन। क्यों तलाशी लेते हैं? क्योंकि उनको इसी एक्ट के तहत में ये शक्तियाँ मिली हुई हैं, अप्सपा के तहत में। अब जम्मू कश्मीर से भी सोच रही है गृह मंत्रालय कि इसको हटाया जाए और नागालैंड और अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों में पूरे नागालैंड में नहीं है, पूरे अरुणाचल में नहीं है, अप्सपा को एक्सटेंड किया गया है। सशस्त्र बलों द्वारा इस असाधारण शक्ति के प्रयोग से अक्सर शांत क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर फर्जी मुठभेड़, अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। जीवन रेड्डी की जो समिति बनी थी उसने कुछ सिफारिश की थी। नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की। समिति की मुख्य सिफारिश इस प्रकार थी कि अप्सपा को निरस्त किया जाना चाहिए, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 उचित प्रावधान शामिल किए जाना चाहिए, सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करने हेतु कानूनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए कि उनकी शक्तियाँ क्या हैं, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, देखिए कोई आर्मी मैन या ये बीएसएफ के जवान, अर्धसैनिक या सैनिक जो ये कोई शत्रु थोड़ी ना है, इनको भी थोड़ी ना अच्छा लगता अप्सपा में किसी अपने ही देश को गोली मारना। उस तरह की परिस्थितियाँ कई बार बन जाती हैं। हाँ, कई बार फर्जी मुठभेड़ के भी आरोप लगे हैं। हाल फिलहाल में ही जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के आरोप लगे हैं और ये आरोप जो होता है ये लोगों का देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कहीं न कहीं भरोसा को कमज़ोर करता है। इसलिए हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा कि जहाँ पर ज़रूरी है ये लागू भी किया जाए, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर इसको हटाया भी जाए, और जहाँ पर लागू भी किया गया है वहाँ पर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, लोगों की रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाए, न कि लोगों को डराने के लिए। ये क्लियर होना चाहिए मोटिव। और एआरसी की सिफारिश, एआरसी जो रिपोर्ट देती है सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी की 5वीं रिपोर्ट में अप्सपा को निरस्त करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला? 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में अप्सपा के संवैधानिकता को बरकरार रखा था। कब? तो 1998 में। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से घोषणा की जा सकती है। हालांकि यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहिए। घोषणा एक सीमित अवधि के लिए होना चाहिए। घोषणा के समय पर समीक्षा हेतु 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई है। अप्सपा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? अगर आपको बल का प्रयोग करना भी पड़ रहा है कहीं पर, तो आप न्यूनतम बल का प्रयोग कीजिए। लोगों को मारने से पहले हो सकता है अगर किसी और माध्यम से उस मामले को निपटाया जा सकता है तो वो करना चाहिए। न्यूनतम बल का एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था, याद रखिएगा इसको। न्यूनतम बल का तात्पर्य होता है कि अप्सपा के तहत आपको ढेर सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन शक्तियों को किस प्रकार से कब उपयोग किया जाता है, यही एक सामर्थ्यवान व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है, अब आप चींटी को मारने के लिए बुलडोजर तो नहीं लाएंगे ना। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है कि भाई भारत सरकार का चुनाव से पहले जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए हमने बजट जो इस बार अनाउंस किया, बजट जो बनाया उसमें 17.3 लाख का हमने 17.3 लाख करोड़, लाख रुपए नहीं है, 17.3 लाख रुपए क्या होते हैं भाई भारत सरकार के लिए। 17.3 लाख करोड़ रुपए का हमने क्या रखा था? लक्ष्य रखा था कि हम इतना फिस्कल डेफिसिट होगा हमारा। लेकिन हुआ क्या? देखिए यहाँ पर ये हुआ कि 15 लाख करोड़ का तो अभी ही डिफिसिट हो गया। जो जनवरी में 11 लाख करोड़ था, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जनवरी में ये 11 लाख करोड़ था, जो अब कितना हो गया है? 15 लाख करोड़ के करीब में पहुंच गया है। हमने 17.3 लाख करोड़ का तो लक्ष्य ही रखा है। यानी कि आने वाले समय में क्या हो सकता है कि हमें अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना पड़ जाए, हमें अपने लक्ष्य को थोड़ा सा सुधार करना पड़ जाए। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है बंधुओं, इसको तो पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ डेटा दिया हुआ है कि भाई 84,000 करोड़ तो पिछले महीने में ऐड हो गया है फिजिकल डिफिसिट में। घाटा है राजकोषीय घाटा में। राजकोषीय घाटा क्या होता है? अगर सामान्य भाषा में बोले तो भारत सरकार को जितना आय प्राप्त हुआ है ना, और भारत सरकार इतना खर्च किया है ना, वही है राजकोषीय घाटा। खर्च ज़्यादा हो गया तो घाटा ज़्यादा हो गया। अब आय हुआ है 100 रुपया, खर्च किया है 180 रुपया, तो 80 रुपये का घाटा हो गया। सामान्य सी भाषा में समझिएगा इस चीज़ को। और इसमें कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, उसको ज़रा समझ लेते हैं। क्या इसका बेनिफिट होता है, क्या नुकसान होता है, उसको ज़रा समझ लेते हैं। बाकी डेटा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस बजट जो आएगा ना नई गवर्नमेंट बनने के बाद, उसमें जो नए नए डेटा आएंगे उसको ज़रूर ध्यान में रखना होगा।
अभी आप ये समझिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और क्या ये इकॉनमी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, क्या इकॉनमी को कुछ बेनिफिट भी पहुंचाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्या फिस्कल जो डेफिसिट है वो इकॉनमी को कुछ बेनिफिट भी पहुंचाता है क्या, तो उसको ज़रा देखते हैं हम लोग। बाकी फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा इतना ही होता है। राजकोष में भारत सरकार को जितना आय प्राप्त हुआ, आपके घर से आया 10,000 रुपया, आप निकले घूमने फिरने वाले, खाने पीने वाले लोग, और आपने खर्च कर दिया 12,000 रुपया, 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। यही तो होता है, और क्या है, यही है। भारत सरकार का भी ऐसा ही है। भारत सरकार को अब 2,000 रुपये, भारत सरकार मूवी देखने तो नहीं जाती है, तो 2,000 रुपये कहाँ पर ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं उसका, तो हो सकता है किसी योजना की घोषणा कर दी हो, या चुनाव से पहले पेमेंट सबका कर रहा हो। जैसे मनरेगा है, मनरेगा के तहत भारत सरकार ने वेज बढ़ाए हैं, तो पैसा देना जाना ज़्यादा पड़ सकता है, हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और अनाउंसमेंट किया था किस चीज़ को लेकर, किसानों से संबंधित कुछ ऐसा अनाउंसमेंट था, तो उसमें ही पैसा खर्चा किया होगा। तो चुनाव से पहले कई बार इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच का अंतर होता है। कुल व्यय, जैसे 1,200 रुपया व्यय किया आपने, 12,000 व्यय किया, आपके घर से आया था 10,000, तो कितना हो जाएगा राजकोषीय घाटा, 2,000 रुपये हो जाएगा। इसीलिए व्यय में से आय को घटाते हैं, ताकि ज़्यादा हमसे कम को घटाएं तो हमें पता चल जाए। ठीक है, ये एक संकेतक है, इसमें उधार शामिल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्व जो आपने कमाया है वो शामिल होता है। आप मान लीजिए किसी से उधार लेकर आए हैं 100 रुपया, तो वो आपकी कमाई थोड़ी ना है, वो तो आपका क्या है, वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपको वापस करना है। उधार को शामिल नहीं किया जाता है आय में। ओके, यह एक संकेतक है जो दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए किस सीमा तक उधार लेना चाहिए। इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। उच्च व निम्न एफडी, उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति, मुद्रा का मूल्यन, ऋण बोझ में वृद्धि हो सकती है, जबकि निम्न राजकोषीय घाटे को राजकोषीय अनुशासन, स्वस्थ अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेतक के रूप में देखा जाता है। राजकोषीय घाटे के सकारात्मक पहलू, सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। राजकोषीय घाटा सरकार को सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे, अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यय बढ़ाने में सक्षम बनाता है, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। भारत सरकार कहाँ पर पैसा व्यय करती है, और इस सरकार को पैसा आ कहाँ से रहा है, हम ही जनता का तो पैसा है, और कहाँ से आ रही भाई, जो कंपनियां कमाती हैं वो उसका पैसा हो सकता है। तो यही तो है इसमें। अब मुझे बताइए व्यय कहाँ पर करती है, तो कोई योजना बनाने पर, प्रचार पर भी बहुत व्यय करती है। पिछली सरकार ने 6,000 करोड़ का व्यय किया था प्रचार प्रसार पर। ये 6,000 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है, नहीं व्यय करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट जब ज़्यादा प्रचार प्रसार करने लग जाए ना, तो जनता को सवाल पूछना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका पैसा है जो व्यय किया जा रहा है। इससे क्या होगा, आने वाले समय में इकोनॉमी को नुकसान होता है। सार्वजनिक निवेश का वित्त पोषण, सरकार राजकोषीय घाटे के माध्यम से बुनियादी ढांचा, अब संरचनात्मक परियोजना जैसे दीर्घकालिक निवेश का वित्त पोषण कर सकती है। अब देखिए सड़क बना रही है, मान लीजिए 6,000 करोड़ का प्रचार न करके भारत सरकार सड़क बनाती, या 6,000 करोड़ का उपयोग करके 600 बड़े बड़े मॉडल स्कूल का निर्माण कर देती, तो ये क्या दिखाता, आने वाले समय लोग उसमें पढ़ते या उस सड़क का उपयोग होता। पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, एक मानव संसाधन क्रिएट होता है। उस सड़क से क्या होगा, लोगों का जुड़ाव होगा, कनेक्टिविटी बढ़ती है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट सड़क निर्माण का। तो ये क्या दिखा रहा हूँ मैं कि व्यय कहाँ पर किया जा रहा है, ये जरूर जनता को जानना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए। इसीलिए जब फिस्कल डिफिसिट बढ़ता है तो क्यों बढ़ा है वो जरूर पूछा जाना चाहिए। कहीं सरकार कहीं और तो पैसा नहीं खर्च कर रही है, तो इसको भी ध्यान रखें। अब भारत सरकार कहाँ पर खर्च कर रही है, सरकारी योजनाओं पर, अब संरचना के निर्माण पर, हॉस्पिटल, रेल, इनके निर्माण पर खर्च किया जा रहा है, प्रचार पर भी किया जा रहा है। रोजगार सृजन, सरकारी व्यय बढ़ने से रोजगार सृजन हो सकता है, जो बेरोजगारी को कम करने, जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। बेरोजगारी से याद आया, 2 दिन पहले ही डेटा आया था एक ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने बोला था कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये भी बोला था। राजकोषीय घाटे के नकारात्मक पहलू, बढ़े हुए कर्ज का बोझ, मुद्रास्फीति का दबाव, निजी निवेश में कमी हो सकती है, भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है राजकोषीय घाटे के कारण। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, ये टॉपिक जरूर ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा। उसके पश्चात ही हम लोग अगले पर चलेंगे। सब कुछ समझा दिया है मैंने, पक्ष विपक्ष, क्या नुकसान हो सकता है, क्या इससे फायदा होता है, दोनों पक्ष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में क्यों इस तरह के एक्ट की आवश्यकता है, चाहे वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन संबंधित हो, या डिजिटल मार्केट से संबंधित हो, या फिर लोगों की सिक्योरिटी से संबंधित हो, साइबर सिक्योरिटी। क्या बोला गया है, सिस्को का रिपोर्ट है। सिस्को बहुत बड़ी कंपनी है,
जो क्या करती है, जो नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी इन सब चीज़ों में काम करती है। बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आती है CISCO, सिस्को। इसने बोला है कि भाई भारत में जो 4% जो फर्म हैं या कंपनियां हैं वही केवल साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अगर उन पर साइबर अटैक होता है तो बेकार बेकार से वेबसाइट बनाए जाते हैं जिसको बच्चा भी तोड़ सकता है। आप क्या बताऊं, मैं अभी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर भारत में 100 कंपनियाँ काम कर रही हैं तो उसमें से 4 कंपनियाँ ही ऐसी हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी वगैरह पर भी ध्यान दिया है। बाकी जो 96% कंपनियाँ हैं, जो फर्म हैं, वो साइबर सिक्योरिटी लेकर सुरक्षित नहीं है। उनके पास साइबर रिस्क में है, वो सही से नहीं कर रही है अपनी सुरक्षा, ना तो लोगों की कर रही हैं। आपको इसी से अंदाज़ा लगना चाहिए कि CSIR के पास जो भारत का लोगों का आधार का डेटा था, भारत के लोगों का, उसके लीक होने की संभावना जताई गई थी बहुत ही बड़े स्तर पर। करोड़ों लोगों के इस डेटा लीक हो गए थे। तो किसका रिपोर्ट है ये? रिपोर्ट का नाम क्या है जरा देखिए ध्यान से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या बोला गया है, 2023 साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस इंडेक्स। साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो CISCO, ये कंपनी जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें ये बोला गया है कि केवल 4% ही कंपनियां हैं जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स के लिए रेडी हैं। बाकी जो 96% जो हैं वो टैकल भी नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को, और वो कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर रही हैं लोगों के सिक्योरिटी के लिए, लोगों के डेटा के लिए। इस रिपोर्ट में एक और अच्छी चीज़ कही गई है कि जब पूछा गया फर्म से 8000 करीब प्राइवेट कंपनियों पर ये सर्वे किया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। जिसमें जब पूछा गया तो उनमें से 99% फर्म ने ये चीज़ बोला कि हम आने वाले समय में हम अब इस चीज़ को ज़रूर टैकल करेंगे, साइबर सिक्योरिटी पर हम ज़रूर काम करने जा रहे हैं और हम इस चीज़ में सुधार भी ले आएंगे। तो ये क्या है कि पॉजिटिव भी दिखाता है कि भले ही 4% कंपनियाँ अभी हैं, लेकिन आने वाले समय में इससे बहुत भारी स्तर पर सुधार होगा, क्योंकि लगभग में 99% कंपनियों ने सही रिस्पॉन्ड किया कि हम आने वाले समय में इस चीज़ को टैकल करने पर बिल्कुल ध्यान देंगे और इंक्रीज़ करेंगे साइबर सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी बजट को भी इंक्रीज़ करेंगे। और ये सब भी बोला है कंपनियों ने। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्या छोटा सा एक रेफरेंस भी आपको मिल गया कि कहीं पर साइबर से संबंधित चीज़ें अगर आपसे GS2 पेपर मेन से पूछी जाती है तो आप वहाँ पर इस रेफरेंस देकर, इस रिपोर्ट का रेफरेंस देकर आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो बेहद सुखद टॉपिक है। कल ही मैंने आपको टीबी के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि दुनिया के 27% मरीज जो हैं करीब भारत में रहते हैं। उसी के दौरान एक शानदार सा न्यूज आया है। क्या है? भारत बायोटेक, ये कंपनी है भारत सरकार की, भारत बायोटेक एक कंपनी है। और वैक्सीन वॉर, आपने मूवी देखी है क्या वैक्सीन वॉर? ज़रूर देखिएगा। जब मैं ज़रूर देखिएगा बोल रहा हूँ, शानदार सी मूवी है। तो वैक्सीन वॉर मूवी में वैक्सीन के डेवलपमेंट की कहानी बताई गई है। खैर यहाँ पर देखिए क्या है, इसका क्या नाम है, MTB वैक। ये क्या है गुरु? तो एडल्ट लोगों के लिए इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो है वो बिगेन का मतलब शुरू किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आपको टीबी को लेकर वैक्सीन भी मार्केट में दिख सकता है। कितना शानदार न्यूज हुआ ना ये, क्योंकि कई सारे लोग भारत में टीबी से प्रभावित होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे पास है और हमने लक्ष्य रखा हुआ है 2025 तक टीबी के एलिमिनेशन का। 2017 से 2023 के लिए, 2025 के लिए नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं 2017 से 2025 के लिए। अब हमने जब इतना बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दिशा में काम भी करना पड़ेगा। और उस दिशा में सबसे शानदार मदद करेगा हमारा ये वैक्सीन MTB वैक। कोई सपना में भी उठा के पूछेगी MTB वैक क्या है, तो टीबी का वैक्सीन है जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, अब आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि बचपन में जो BCG का टीका लगाया जाता था उसमें भी तो बोला जाता था कि टीबी से प्रतिरोध हो सकता है। देखिए यहाँ पर भारत बायोटेक ने बोला है, एज मोर इफेक्टिव एंड पोटेंशियल लॉन्गर लास्टिंग वैक्सीन दैन BCG वैक्सीन फॉर न्यूज बॉर्न। BCG जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है। ये जो वैक्सीन होगा MTB वैक ये एडल्ट के लिए होगा और उनको बचा सकेगा ये टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि 1.6 मिलियन पीपल और को इन्फेक्ट करता है और 10 लाख से ज़्यादा लोग सालाना पूरे दुनिया भर में टीबी के कारण से मरते हैं। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि अरुणाचल और असम के बीच में एक एलिफेंट कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। कहाँ से? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दुलुंग सुबनसिरी एलिफेंट कॉरिडोर। क्या बोला गया है इसमें? दुलुंग DULUNG दुलुंग सुबनसिरी नदी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। एलिफेंट कॉरिडोर
ये बनाया जा रहा है। देखिए दरअसल में सुबनसिरी नदी पर एक बहुत बड़ा डैम का निर्माण किया जा रहा है जो 2000 मेगा पावर का लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, 2000 मेगा वाट का। और ये जो डैम बनाया जा रहा है इसके कारण से एलिफेंट के कॉरिडोर को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। एलिफेंट का कॉरिडोर क्या होता है, फिर से मैं एक मूवी का नाम लूँगा, आपने शायद देखा होगा हाथी मेरे साथी करके मूवी आई थी 2020 के दौरान राणा दुग्गुवती की, उसको ज़रूर देखें। उसमें एलिफेंट कॉरिडोर का क्या महत्व होता है ना, ये दिखाया गया है, शानदार सा था। एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया, देश में अलग अलग एलिफेंट कॉरिडोर हैं। एलिफेंट कॉरिडोर का तात्पर्य होता है एलिफेंट जो होते हैं वो वार्षिक रूप से या मासिक छमाही रूप से यात्रा भी करते हैं और उनके रहने खाने पीने घूमने फिरने की एक जगह होती है जो उनके लिए आवश्यक होती है। एलिफेंट कॉरिडोर सुबनसिरी दुलुंग इसके दौरान किया जाएगा और दोनों अलग अलग राज्यों में आते हैं। जैसे सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में आता है तो दुलुंग जो है आपका वो असम के इलाकों में आते हैं। बीच से सुबनसिरी नदी बहती है, नदी के आर पार ये क्या है, एलिफेंट कॉरिडोर है। सुबनसिरी नदी के बारे में बताता हूँ। इस कॉरिडोर का मैं आपको मैप दिखाता हूं क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस जगह के भी नाम बताऊंगा। भारत सरकार के PDF से मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया है, दिखाता हूं, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यही है सुबनसिरी और दुलुंग एलिफेंट कॉरिडोर, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। और इसी के दौरान क्या शुरू किया जाएगा, तो दुलुंग सुबनसिरी एलिफेंट कॉरिडोर को शुरू किया जाएगा। अब ये कहाँ पर है, और एक मैप मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इधर भी असम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से इस प्रकार से जाएगा ये कॉरिडोर, ओके। यहीं पर स्थित है ये, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पर स्थित है ये। अब सुबनसिरी का क्या है भाई, ये कॉरिडोर कहाँ पर है, तो स्टेट है आपका, देखिए कौन कौन से जंगल के एरिया हैं। द कॉरिडोर कनेक्ट पानीर रिजर्व फॉरेस्ट, बंदेर देवा डिवीजन अरुणाचल प्रदेश और दुलंग रिजर्व फॉरेस्ट एंड सुबनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट लखीमपुर फॉरेस्ट डिवीजन असम। ये दोनों अलग अलग हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। लखीमपुर फॉरेस्ट डिवीज़न असम में है और बंदेर देवा डिवीज़न अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट का, और पानीर रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। ये सब के सब जो हैं ये एलिफेंट कॉरिडोर के दौरान आएंगे और इसी को कनेक्ट किया जाएगा। इसका लेंथ विड्थ वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, इतना आपको याद नहीं रखना है, बस दोनों राज्यों का नाम ध्यान में रखिएगा। सुबनसिरी नदी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सुबनसिरी नदी पर एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है ये, यहाँ पर डैम बनाया जा रहा है। सुबनसिरी या गोल्ड रिवर कहा जाता है, सुबनसिरी या गोल्ड रिवर कहा जाता है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र में ऊपर की तरफ से आके मिलती है। यह तिब्बत हिमालय से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश मिरी हिल्स से होकर भारत प्रवेश करती है। उसके पश्चात ये अपना मुहाना अरुणाचल प्रदेश में, असम में अपना मुहाना असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बनाती है सुबनसिरी नदी। इस पर एक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, 2000 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट इस पर बनाया जा रहा है। तो ये इस एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में था, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है दुलुंग सुबनसिरी एलिफेंट कॉरिडोर, जो असम और अरुणाचल के बीच में हाथियों के लिए बनाया जा रहा है। सुबनसिरी नदी इस कॉरिडोर के बीचों बीच से प्रवाहित होती है और इसी के बीच में इसको बनाया जा रहा है। तो ये सारा न्यूज़ आज मैंने कवर किया है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई सारे न्यूज़ मैंने कवर किए हैं और आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।